यदि आपको वर्ल्ड फिल्म में थोड़ी सी भी रुचि होगी तो आप गोदार से निश्चित तौर पर परिचित होंगे। जीन लुक गोदार फ्रेंच फिल्म मेकर थे। कल यानी 13 सितंबर को उनका निधन हो गया। न्यू फ्रेंच फिल्म मूवमेंट को उन्होंने एस्टैब्लिश्ड करने में फाउंडर के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और उनकी फिल्म थी ब्रेथलेस। ये 1960 के दौर की बात है। 1960 में उनकी ये पहली फिल्म आई थी। इस फिल्म के आने के बाद वो रातों रात काफ़ी मकबूल हो गए थे, काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे और उन्होंने एक नई शैली को दिया था, एक नई शैली फिल्म जगत में उसमें इंट्रोड्यूस किया था। यह वह दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म कुछ हो चुका था। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार के तबाही से उबरने की कोशिश कर रही थी। पूरे दुनिया में निर्माण की एक नई प्रक्रिया चल रही थी। इसके साथ ही बहस भी चल रहे थे डिफरेंट आइडियोलॉग्स को लेकर के। एक तरफ उदारवाद था, दूसरी तरफ मार्क्सवाद था, बीच में लिबरलिज्म थे। इसके साथ ही नाजीवाद फ्लॉप कर चुका था, पिट चुका था, फांसीवाद पिट चुका था, फ्लॉप कर चुका था। इसके बावजूद एक डिस्कशन चल रहा था और डिस्कशन का केंद्र फ्रांस बना हुआ था। और उसी दौरान, उसी समय में, उसी पीरियड में गोदार का आगमन होता है। गोदार पहले एक फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर वहाँ की एक प्रसिद्ध मैगजीन में लिखते हैं, लगातार फिल्मों पर लिखते हैं, फिल्मों के बारे में लिखते हैं और प्रचलित जो ट्रेडिशनल फिल्में थी, एक नैरेटिव स्टाइल जो था, उस नैरेटिव स्टाइल्स की वो आलोचना किया करते थे। कैशियर्स टू मैगजीन्स एक फ्रेंच पत्रिका, फिल्म की बहुत मकबूल फ्रेंच पत्रिका थी, उसमें वो लगातार लिखते थे और वो आलोचना किया करते थे कि नहीं, ये फिल्म बनाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर के जो फिल्म मेकर थे उस समय के जितने भी प्रोमिनेंट कॉमर्शियल फिल्म मेकर थे वो लोग उनकी मुखालफत करते थे कि सिर्फ तुम लिखते रहते हो और लिखने से क्या होता है, हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह की बातें वो होती थी। और उस समय जितने भी फिल्म सर्कल्स थे, फिल्म क्लब्स, छोटे छोटे फिल्म क्लब्स का उस समय चलन हुआ करता था। उसमें बैठ करके फिल्मों के लेकर बात होती थी, फिल्मों पर डिस्कशंस होते थे। तो उसमें वो लगातार शिरकत करते थे, लगातार भाग लेते थे और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को वो रखते थे। और इसी दौरान डिस्कशंस के दौरान ही हर चीज़ को लेकर के बातचीत होती रहती थी। तो ये सब जब चलता रहा, उसी समय उन्होंने फिल्म बनाया ब्रेथलेस। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस समय जितने भी फिल्म का जो नरेशंस था वो सब अमेरिका तय कर रहा था। अमेरिका का फिल्म स्टाइल्स था, गैंगस्टर्स फिल्म से बनती थी, बेहतर तरीके से उसको थ्रिल्स के रूप में पेश किया जाता था, मतलब कंप्लीट मनोरंजन दिया जाता था। उसी दौरान उस शैली की वो आलोचना करते थे कि नहीं, ये दैट इज़ नॉट ए गुड है, इन स्पाइट ऑफ इट कि सब कुछ इसमें होने के बावजूद भी ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा गोदार कहते थे। तो उन्होंने जब ब्रेथलेस बनाया तो सारे मिथक को उन्होंने तोड़ा। फिल्म का जो मेकिंग स्टाइल्स था, जिसमें जो नैरेटिव स्टाइल्स कहे जाते थे, तो जो मेकिंग स्टाइल जो था उसको उन्होंने ब्रेक किया। जंप कट का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके पहले एक कैमरा स्टैटिक्स कड़ी लगा करके वो सीन शूट किए जाते थे और शूट करने के बाद उनको फिर एडिट करने के दौरान भी कमोबेश उसी को रखा जाता था। उन्होंने इसको तोड़ा कैसे, तो जंप कट का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक साथ शॉट इधर से उधर से जंपिंग शॉट उन्होंने लगातार इस्तेमाल की एडिटिंग के दौरान और बहुत फोर्सफुली उसका इस्तेमाल शुरू किया। ऐसा नहीं था कि जंपिंग कट नहीं था, जंपिंग कट उसमें था, लेकिन जंपिंग कट का उतना इस्तेमाल डायरेक्टर नहीं कर रहे थे, उतनी स्किलफुली नहीं कर पा रहे थे। गोदार ने करना शुरू किया। ब्रेथलेस में बहुत तरीके से, बहुत फोर्सफुली तरीके से उसने किया, पूरा नैरेटिव स्टाइल्स को ही चेंज कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गोदार के
जो फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया होती थी, उस निर्माण के प्रक्रिया, जो ट्रेडिशनल निर्माण की प्रक्रिया होती थी, उस ट्रेडिशनल निर्माण के प्रक्रिया के दौरान ऐसा होता था कि पहले स्क्रिप्ट पूरा रेडी कर लिया जाता था। स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद कलाकारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। जितने भी आर्टिस्ट उस फिल्म में काम कर रहे थे उनको स्क्रिप्ट दे दिया जाता था और वो उसको वर्क करते थे, उसको वर्क करके आते थे। गोदार ने इसको ब्रेक किया। जब वो ब्रेथलेस बना रहे थे तो वो ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट लिखते थे, डायलॉग्स लिखते थे और लिखने के बाद आर्टिस्ट को पकड़ाते थे कि लो ये तुम्हारा डायलॉग है, ये तुमको इसको डिलीवर्स करो और हम शूट करने जाते हैं। तो इस तरीके का जो वर्किंग कल्चर क्रिएट हुआ वहाँ पे, जो उन्होंने दिया वो बाकी अचंभित करने वाला था। और जब फिल्म ब्रेथलेस रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिला, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला। और इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर्स की भूमिका में गैंगस्टर्स बैकग्राउंड पर लिया था पूरे फिल्म की जो थीम थी। लेकिन उस फिल्म की खासियत ये थी कि गैंगस्टर्स भूमिका होने के बावजूद वो सोशियो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती थी। एक गैंगस्टर्स होता है, पैसे उसके पास नहीं होते, नौजवान होता है, एक मर्डर उसके हाथ से एक पुलिस वाले की हो जाती है, फिर वो फरार होने की स्थिति में आता है। इस तरह की स्टोरी क्रिएट करके उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक, वाकई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कमोबेश पूरे यूरोप में बेरोजगारी छाई हुई थी, लोग परेशान थे, आमदनी का सारा जरिया बंद था, ऐसे में पेट्टी क्राइम कर रहे थे। तो वो सोशियो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करती हुई वो फिल्म उन्होंने बनानी शुरू की। जो ट्रेडिशनल फिल्म्स का जो थीम होता था उसको ब्रेक करके लोगों ने इसको पसंद किया। और कहा जाता है कि न्यू फ्रेंच वेव मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करने में इस फिल्म ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनकी यह खासियत रही कि इस फिल्म के जरिए गोदार ने बाद के दिनों में उन्होंने बहुत सारे फिल्में बनाई। उसमें से एक जो सोल्जर्स था, लिटिल सोल्जर्स था, वो एक फिल्म थी। उस फिल्म को जो उन्होंने बनाया, जब तक वो उसकी उनकी थर्ड फिल्म वो थी, उस फिल्म को जब बनाया तो वो फ्रांस एक युद्ध में इन्वॉल्व था। वो इस युद्ध में अल्जीयर्स के युद्ध में इन्वॉल्व था और उसके बैकग्राउंड को लेकर के वो फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म को फ्रांस सरकार को परेशानी हुई, उस फिल्म को रोका गया और तब तक रोका गया जब तक कि वो पूरा प्रॉब्लम फ्रांस गवर्नमेंट का सॉर्ट आउट नहीं हो गया। उसके बाद वो फिल्म रिलीज की गई। तो ये गोदार साहब का जो अप्रोच था फिल्मों को लेकर के, जो उनकी दृष्टिकोण थी, वो हमेशा प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम बेस्ड, सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजी और पूरी तरह से अपने वर्ल्ड को, अपने समय को वो रिफ्लेक्ट करती थी। उनके सारे कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करते थे। इवन की डायलॉग्स का भी जो इस्तेमाल होता था, उन्होंने उस बहुत सक्सेसफुली जो डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे वो कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ आते थे। तो ये उनकी फिल्म की एक तकनीक थी और इस तकनीक को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म तकनीक को उन्होंने एक नए मुकाम पर पहुंचाया और आगे बढ़ाया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी गोदार की फिल्मों को देखें, निश्चित तौर पर देखें और उस युग को समझने की कोशिश करें जिस युग में गोदार ने फिल्म बना रखे थे। और एक बेहतरीन फिल्म मेकर तो थे ही और इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको टॉप 10 फिल्म मेकरों में, शताब्दी के टॉप 10 फिल्म मेकरों में शामिल किया गया है। कई महत्वपूर्ण अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं, एकेडमिक अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, मतलब बहुत सारे अवार्ड मिले गए हैं। तो बेशक इस फिल्म्स मोमेंट्स को, उस समय के दौर को उन्होंने बहुत मजबूती से रिफ्लेक्ट किया, सारे बहस को रिफ्लेक्ट किया और एक तरह से उन्होंने फिल्म के नए स्टाइल को, जो कि एक ऑटर थ्योरी कही जाती थी, ऐसा विश्वास किया जाता था कि जैसे कि पहले फिल्मों का था कि पहले ग्रुप एक्टिविटी होती थी, लेकिन जो ऑटर थ्योरी के तहत ये कहा जाने लगा कि आप फिल्म ठीक वैसे ही है जैसे कि कैमरा ठीक वैसे ही है जैसे कि एक राइटर के लिए पेन होता है। जैसे राइटर एक पेन से कोई नॉवेल लिखता है, कोई कृति लिखता है, वैसे ही एक डायरेक्टर जो है कैमरे से फिल्म बनाता है। यानी कि एक डायरेक्टर की पर्सनालिटी पूरी तरह से फिल्म में उसके वर्क में रिफ्लेक्ट करती है। तो गोदार की ये फिल्म्स, ये ऑटर थ्योरी की ये जो कंसेप्ट है, ये समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी, आप समझ पाएंगे। और मैं तहे दिल से गोदार साहब की मौत पर दुख व्यक्त करता हूँ। वाकई में मैं एक बेहतरीन फिल्म मेकर का जाना दुनिया से जाना निसंदेह फिल्म जगत के लिए एक क्षति है
और आई विल सजेस्ट ऑल you to just go through the films Godard and you must enjoy it। और मैं फिर आपके साथ बात करता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आलोक नंदन शर्मा का आप सभी लोगों का स्नेह मिलना चाहिए और आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझको ज़रूर दें, और जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।